तीन इलस्ट्रेशन जो हमारे कंप्लीट हो गए थे। अब देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4, इम्पॉर्टेंट है। इनऑर्गेनिक केमिकल्स परचेजेस सॉल्ट and process it into more refined products such as caustic soda, chlorine and PVC. In the month of July, inorganic chemical purchased salt for rupees 40,000. Conversion cost of rupees 60,000 were incurred up to the split of point, at which time two sellable products were produced. Chlorine can be further processed into PVC. ये क्या बोलता है? हमने सॉल्ट लिया, सॉल्ट को प्रोसेस किया तो तीन प्रोडक्ट बने, कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन, पीवीसी। लेकिन क्लोरीन पीवीसी कैसे बना? क्लोरीन को प्रोसेस करने के बाद। तो इसका मतलब हमारा साइकिल कैसा हुआ? हमने लिया सॉल्ट, उस पर हमने कुछ प्रोसेस किया, ये हुआ हमारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट्स मिले। कौन से दो प्रोडक्ट्स मिले? एक है कॉस्टिक सोडा और एक है क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस किया तो फिर हमें मिला पीवीसी। फर्दर प्रोसेस किया तो हमें मिला प्रोसेसी। ये यहाँ तक था जॉइंट प्रोसेस में स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे दो प्रोडक्ट मिले, कॉस्टिक सोडा और क्लोरीन। क्लोरीन को आगे प्रोसेस किया तो हमें मिला पीवीसी। ठीक है, तो जॉइंट कॉस्ट कितनी हो गई हमारी? सॉल्ट कितने का था? 40,000 का सॉल्ट था, 60,000 का जॉइंट प्रोसेस था, तो इक्वल्स टू 1,00,000 रुपये हमारी जॉइंट कॉस्ट हो गई। ठीक है, देखो कॉस्टिक सोडा कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ? 1200 टन प्रोड्यूस हुआ, 1200 सेल हो गया, सेलिंग प्राइस 50 थी। क्लोरीन 800 प्रोड्यूस हुआ, फिर उसको हमने आगे प्रोसेस किया तो हमें पीवीसी मिला 500, और वो 500 का पीवीसी सेल हो गया एट द रेट ऑफ 200। ठीक है, मतलब कॉस्टिक सोडा 1200 यूनिट बना था, क्लोरीन बना था हमारा 800 यूनिट, क्लोरीन को फर्दर प्रोसेस किया तो 500 यूनिट का पीवीसी बना। ये समझ में आया? कि ये ड्रॉ कर लेना है आपने, हर क्वेश्चन के पास उसका समरी ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ये रुपीज़ है, बाकी के यूनिट्स है, बाकी के टन्स है। ऑल 800 टन्स ऑफ क्लोरीन व फर्दर प्रोसेस। देखो ये जो 800 टन का जो क्लोरीन आया ना, ये पूरा क्लोरीन हमने आगे प्रोसेस कर डाला है एट एन इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 20,000 टू इल्ड 500 टन्स ऑफ पीवीसी। तो ये जो फर्दर प्रोसेस लगी है उसको कितना पैसा लगा है? 20,000। कितना पैसा लगा है? 20,000। ओके, देयर वॉज नो बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री। ठीक है, देयर इज एक्टिव मार्केट फॉर क्लोरीन। जो क्लोरीन है, ये जो क्लोरीन हमारा आउटपुट आया है, इसके लिए भी एक्टिव मार्केट है, मतलब ये भी हम बेच सकते हैं। इसको आगे प्रोसेस नहीं किया तो भी क्लोरीन हमारा बिक सकता है। ठीक है, एंड क्लोरीन कितने में बिक सकता है? 75 रुपये में क्लोरीन बिक सकता है। क्लोरीन कितने में बिक सकता है? यहाँ पे लिख देना है हमने, 75 रुपये में क्लोरीन बिक सकता है। ठीक है, so how joint cost of rupees 1,00,000 would be apportioned between caustic soda and chlorine? जो जॉइंट कॉस्ट लगी है हमारी 1,00,000, ये कॉस्टिक सोडा में और क्लोरीन में कैसे बांटेंगे? मेथड्स दिए, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। यहाँ पे स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे सेल्स वैल्यू जो आ रही है उसके बेसिस पे करना है। एक फिजिकल है, एक एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू है। चलो एक एक देखेंगे। तो पहला देखते हैं हम सेल्स वैल्यू एट द स्प्लिट ऑफ पॉइंट की मेथड से। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हमें क्या क्या मिल रहा है? स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे हमें मिल रहा है 1200 टन का कॉस्टिक सोडा, 800 टन का क्लोरीन। तो हमें क्या मिल रहा है? कॉस्टिक सोडा मिल रहा है 1200 टन, क्लोरीन मिल रहा है 800 टन। सेलिंग प्राइस कितनी है? कॉस्टिक सोडा की 50 है और क्लोरीन की 75 है, तो 50 और 75, तो सेल्स रेवेन्यू कितना आ रहा है? 60,000 60,000। कितना आ रहा है? 60,000 60,000। तो इसका मतलब ये जो 1,00,000 है, ये 1,00,000 है, इसको 1:1 मतलब इक्वली हम बांट लेंगे। तो 1,00,000 को हमने इक्वली बांट लिया, 50,000 50,000। कुछ भी डिफिकल्ट आ गया इसमें? कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है।
नेक्स्ट है फिजिकल मेजर, फिजिकल बेसिस पे। तो कॉस्टिक सोडा कितना बना, कॉस्टिक सोडा 1200 टन बना। क्लोरीन कितना बना, क्लोरीन 800 टन बना। तो कौन सा क्या रेशो हो गया हमारा, 12:8, मतलब ही क्या 3:2। तो 1,00,000 को 3:2 में बांटना है, तो कितना 60,000 40,000। सिंपल है, ओरली हो रहे हैं सब सॉल्व। अगला दो ही है क्या, अगला है नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड पे देखेंगे तो सेल्स कितना हो रहा है, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा 1200 टन बना है, 50 के भाव से 60,000 रुपये मिल रहा है। उसमें आगे कोई प्रोसेस वगैरह की है क्या, नहीं हमने। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू कॉस्टिक सोडा की कितनी डाली, कॉस्टिक सोडा का नेट रियलाइजेबल वैल्यू 60,000 हो गया। ठीक है, कॉस्टिक सोडा का नेट रियलाइजेबल वैल्यू 60,000 मिल गया। ठीक है, और क्लोरीन का नेट रियलाइजेबल वैल्यू मिल रहा है क्या अभी हमें, नहीं। क्लोरीन का मार्केट वैल्यू मिला था तो हमने वो तो पहले मेथड में कर दिया, मार्केट वैल्यू सेल्स वैल्यू 75 रुपये सेल्स वैल्यू, और यहाँ पे है नेट रियलाइजेबल। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू मतलब रिवर्स आएंगे हम। रिवर्स कैसे आएंगे, हमने बेचा क्या है, हमने किया क्या, एक्चुअल में हमने पीवीसी बेचा है। पीवीसी कितना 500 टन बेचा है हमने, क्या भाव से, एट द रेट ऑफ ₹200। मतलब हमें पैसा कितना मिला है, 1,00,000 का पीवीसी बिका है। और ये फर्दर जो कॉस्ट लगी है वो माइनस करेंगे, और प्रॉफिट मार्जिन वगैरह जो भी है वो माइनस करेंगे। तो पोस्ट स्प्लिट ऑफ कॉस्ट मतलब आगे प्रोसेसिंग कॉस्ट कितनी लगी है, 20,000। तो 1,00,000 में से 20,000 माइनस कर दिया, तो मतलब 80,000 का हमें एनआरवी मिला है। 80,000 का एनआरवी है, तो 3:4 के बेसिस पे हम बांट लेंगे। ठीक है, 3:4 के बेसिस पे हम बांट लेंगे। सिंपल है, यस। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, जो 800 टन का क्लोरीन बना है वो उनका 75 रुपये में बिक सकता है। ठीक है, 800 टन का जो क्लोरीन बना है, ये जो 800 टन का क्लोरीन बना है ये एट द रेट ऑफ 75 इजीली सेल ऑफ हो सकता है। तो हम कॉस्टिंग के विद्वान हैं, बड़े टैलेंटेड सीए है, बड़े टैलेंटेड सीए एस्पिरेंट्स है हम कॉस्टिंग के विद्वान हैं। तो हमें बताना है कि हमें क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट करके बेचना चाहिए या यहीं पे 800 रुपयों में बेच देना चाहिए। ट्राई करो, हमने क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट करके बेचना चाहिए या क्लोरीन में ही बेच देना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं, अगर पीवीसी बेचते हैं तो हमें कितना रुपया आ रहा है, 1,00,000। पीवीसी बेच रहे हैं तो हमें कितना आ रहा है, 1,00,000 आ रहा है। कहाँ से लाया मैंने, यहाँ से 1,00,000 लाया। लेकिन पीवीसी बेच रहे हैं मतलब क्लोरीन नहीं बेच सकेंगे। तो क्लोरीन, अगर क्लोरीन बेचते तो कितना पैसा आता हमें, 800 इंटू 75 करो, 800 इंटू 75 कितना, 60,000 रुपये हमें मिलते थे। अगर पीवीसी बेच रहे हैं तो 1,00,000 मिल रहा है, क्लोरीन बेच रहे हैं तो 60,000 मिल रहा है। तो कहाँ कितना ज़्यादा मिल रहा है हमको, हम अगर पीवीसी बना के बेच रहे तो 40,000 ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन सर क्लोरीन को पीवीसी में कन्वर्ट करने के लिए 20,000 भी तो लग रहा है ना। तो ये क्या है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी लग रही है हमें क्लोरीन से पीवीसी में तक जाने के लिए, 20,000। तो उसके बाद में नेट कितना ज़्यादा मिल रहा है हमको, 20,000। ठीक है, इसका मतलब ये खुशी वाली बात है। अगर क्लोरीन से अगर हम पीवीसी बनाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20,000 का। एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20,000। समझा क्या, सिंपल है एकदम। ये इंक्रीमेंटल वाले, ये ऐसे डिसीजन मेकिंग, ये क्या था, असली कॉस्टिंग का एप्लीकेशन देखा अभी हमने, डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन क्या मेक किया हमने, एक क्लोरीन पे ही बेच दूँ या पीवीसी पे बेचूँ। पीवीसी पे बेचूंगा तो 1,00,000 रुपये मिल रहा है, क्लोरीन पे बेचूंगा तो 60,000 मिल रहा है। लेकिन पीवीसी तक जाने के लिए 20,000 का खर्चा भी तो हो रहा है। तो नेट कितना बच रहा है, 20,000। तो हमने क्या करना है, पीवीसी पे जाके बेचना है, हमने पीवीसी पे कन्वर्ट करके बेचना है। ठीक है, सिंपल था। अब देखेंगे मेथड्स ऑफ अपॉर्शनमेंट ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू बाय प्रोडक्ट। कुछ भी नहीं, अभी हमने जो जॉइंट कॉस्ट लगी है वो बाय प्रोडक्ट पे कैसा बांटेंगे, मतलब ये हमारी प्रोसेस है, यहाँ पे 2 प्रोडक्ट निकले, एक हमारा मेन प्रोडक्ट निकला
और एक हमारा बाय प्रोडक्ट निकला, मतलब जो स्क्रैप जैसा है। तो क्या करेंगे, सीधा सीधा जो बाय प्रोडक्ट बेच के पैसा आ रहा है वो मेन प्रोडक्ट में से माइनस कर देंगे। नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड, मतलब बाय प्रोडक्ट को बेच के जो पैसा आ रहा है वो टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, कुछ भी नहीं समझेंगे। हम क्या करेंगे, बाय प्रोडक्ट जैसा कुछ आया ही नहीं, जितना भी खर्चा लगा, जैसे कि 1 लाख रुपए लगे तो 1 लाख पूरे मेन प्रोडक्ट पे लगे, ऐसा समझेंगे। और बाय प्रोडक्ट बेच के हमें 10,000 मिल रहा है तो वो उसमें से लेस कर देंगे, तो मतलब 90,000 हमें खर्चा आ रहा है किस पे, मेन प्रोडक्ट पे, ऐसा अज्यूम करेंगे। ठीक है। दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्ट इन टेक्निकल एस्टिमेशन। तो यही वही जो हर बार बात करते हैं, एक टेक्निकल मेथड यूज़ करेंगे, टेक्निकल एनालिस्ट आएगा, इंजीनियर आएगा, या फिर हम पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए अपोर्शन कर देंगे। तीसरा है कंपेरेटिव प्राइस। कंपेरेटिव प्राइस मतलब जो स्क्रैप बना है, जो बाय प्रोडक्ट बना है, तो बाय प्रोडक्ट मार्केट में कितने में मिलता है या उससे मिलती जुलती चीज़ मार्केट में कितने में मिलती है, सिमिलर चीज़ कंपेरेटिव चीज़ मार्केट में कितने में मिल सकती है, तो वो हिसाब से उतना उसका कॉस्ट पकड़ लेंगे। जैसे कि अगर बाय प्रोडक्ट हमारा कुछ बना है और उस तरह का बाय प्रोडक्ट हमें मार्केट में 20,000 में मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे, 1 लाख का खर्चा हुआ है तो 1 लाख में से बाय प्रोडक्ट पे 20,000 डाल देंगे, और जो बैलेंस है 80,000 वो मेन प्रोडक्ट पे लगा देंगे। ये कैसे किया, हमने कंपैरिजन किया। किससे कंपैरिजन किया, मार्केट में देखा कि जो बाय प्रोडक्ट बना है वो मार्केट में कितने में मिल सकता है, कितने में मिल सकता है वैसा बाय प्रोडक्ट हमें, वो हमें 20,000 में मिल सकता है, तो हमने 1 लाख में से 20,000 बाय प्रोडक्ट पे डाल दिया, 80,000 मेन प्रोडक्ट पे डाल दिया। रीयूज बेसिस, रीयूज बेसिस मतलब कई बार क्या होता है, 2 प्रोडक्ट निकले, एक मेन प्रोडक्ट निकला, एक बाय प्रोडक्ट निकला, तो जो बाय प्रोडक्ट निकला इसे वापस से हम प्रोसेस में डाल के रीयूज कर सकते हैं। तो फिर ऐसे टाइम पे बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी, तो जितनी रॉ मटेरियल की कॉस्ट है उतनी बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट। यहाँ पे आ रहा है 1 लाख का टोटल खर्चा आ रहा है, तो बाय प्रोडक्ट हमने रीयूज में लिया, तो रीयूज में रॉ मटेरियल कितने रुपए का होता है, ये बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी होती है, उतनी माइनस कर देंगे, तो उतनी हो जाएंगी मेन प्रोडक्ट की। ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, कुछ नहीं, जो कुछ भी नहीं करेंगे, जो अभी हमने ऊपर किया था वैसा ही करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ बाय प्रोडक्ट कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंटिंग, अगर वो स्मॉल वैल्यू के है तो टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देंगे, जो हम जो हर बार करते आ रहे हैं, प्रॉफिट उससे नॉर्मल लॉस समझ के एब्जॉर्ब कर लेंगे, नॉर्मल लॉस समझ के एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये नॉर्मल लॉस की जो ट्रीटमेंट होती है वो ट्रीटमेंट देंगे, उसको हम प्रॉफिट में उसको हम टोटल कॉस्ट में से कम कर देंगे, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, या फिर टोटल कॉस्ट में से कम कर देंगे। दोनों बातें हो सकती है, एक तो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे या फिर टोटल कॉस्ट में से कम कर देंगे। व्हेन द बाय प्रोडक्ट्स आर कंसिडरेबल वैल्यू, अगर बाय प्रोडक्ट की अच्छी खासी वैल्यू है तो उसको हम क्या करेंगे, अगर अच्छी वैल्यू है तो एक काम करेंगे, बाय प्रोडक्ट को जॉइंट प्रोडक्ट की जितनी इज्जत दे देंगे। जैसे कि शुगर फैक्ट्री में शुगर मेन प्रोडक्ट है और अपना ये जो है मोलेस वगैरह बाय प्रोडक्ट है, लेकिन मोलेस वगैरह का भी अच्छा खासा पैसा मिल जाता है, तो मोलेस को स्क्रैप न समझते हुए, बाय प्रोडक्ट न समझते हुए जॉइंट प्रोडक्ट जितनी इज्जत देते हैं। एक्चुअल में मोलेस का काफ़ी पैसा मिल जाता है। जो डिस्लरीज होती है, जो शराब के महकाने होते हैं, जहाँ पे ये सब मैन्युफैक्चर होता है, उसकी जो उसमें क्या लगता है, मोलेस लगता है, तो उसका अच्छा पैसा आता है, तो उसे जॉइंट प्रोडक्ट कंसिडर कर लेते हैं। वेयर दे रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, और अगर फर्दर प्रोसेसिंग लग रही है तो फर्दर प्रोसेस, जैसे कि ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट आया, यहाँ पे मेन प्रोडक्ट बन गया, ये जॉइंट प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस किया और फर्दर प्रोसेस करके ये 30,000 में बिक रहा है, तो फर्दर प्रोसेसिंग का खर्चा आया 10,000, तो 30,000 माइनस 10,000, ये 20,000 हमको नेट रियलाइजेबल हुए, 20,000 नेट रियलाइजेबल मिले। अब ये 20,000 को 20,000 को हम ऐसा करेंगे या ऐसा करेंगे, ठीक है। जो 20,000 हुए नेट पैसा मिला है, उसको जो ऊपर हमने देखा है कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर देंगे या टोटल कॉस्ट में से रिड्यूस कर देंगे, कोई भी एक ट्रीटमेंट दे देंगे। सो इसी के साथ साथ हमारा एक छोटू सा टॉपिक जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कंप्लीट हुआ है।